Hello dear, today in 12th entrepreneurship we are going to teach you the second chapter entrepreneurial planning. The topic is what are the legal formalities required or involved in the sole proprietorship. Before I start teaching, I request you to leave a comment in the comment box or to give the WhatsApp message for the queries if you have any after watching this video, so that next video can be prepared and uploaded accordingly to sort out your doubts. And for this I will be thankful to you. Now I start the topic. First legal formality is registration. When we are talking about sole proprietorship and we say that in sole proprietorship registration is compulsory or not, so we can say here registration is not compulsory. Not compulsory. Someone may get his form registered or someone may not get the form registered. So registration of sole proprietorship firm is not compulsory according to the laws. Second is name of the business. Yes, when any person is going to start the business, it is requirement of the law that the business must have the name, because a number of legal formalities may be there if any, or maybe queries there related to the society of customers related to the business name. Which are these queries and problems are sorted out with the name of the business only, name of the business. But always remember one point, the name of the business should not be similar to the another business existing already. जो भी आप अपने बिजनेस का नाम रखते हैं वो किसी दूसरे बिजनेस जो पहले से ही है उससे मैच नहीं करना चाहिए, और आपके बिजनेस का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहीं ना कहीं किन्हीं भी लॉज में प्रोहिबिटेड है। ठीक है। नेक्स्ट सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। देखिए, जब आपकी किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो उसे सर्विस टैक्स फॉर्म नंबर 1 फिल करना पड़ता है। सर्विस टैक्स फॉर्म नंबर 1 जब इनकम 10 लाख से ज्यादा है, मोर देन 10 लाख, तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे ना तो 10 लाख पर जरूरत है और ना ही नीचे जरूरत है। 10 लाख से ज्यादा है तो उसे सर्विस टैक्स फॉर्म नंबर 1 फिल करना पड़ेगा, सर्विस टैक्स। आफ्टर दैट वैल्यू एडिड टैक्स और CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। देखिए, फिलहाल आप ये दोनों पढ़ लें, लेकिन ये आपका आउटडेटेड कोर्स है, इसमें चेंजेस नहीं आए हैं क्योंकि अभी वैल्यू एडिड टैक्स और CST हट गया है, इसकी जगह दूसरा आ गया है, वो भी बताते हैं इसके बाद। वैल्यू एडिड टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होती है कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया और बनाने के बाद जितने की इसकी कॉस्ट पड़ी उस कॉस्ट पर गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट मैंने 15 रुपीज़ का बनाया और वैल्यू एडिड टैक्स, तो वैल्यू तो हो गई 15 रुपीज़, ऐड कर दे उस वैल्यू पर टैक्स, माना टैक्स की रेट है 20%, तो 15 रुपीज़ का 20% आता है 3 रुपीज़, तो मुझे गवर्नमेंट को 3 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है। अब ये जब मैंने आगे सेल किया किसी पर्सन को माना 30 रुपीज़ में, तो अब वो पर्सन क्या करेगा, 30 रुपीज़ का 20%, उसको वैल्यू कितनी की पड़ेगी 30 रुपीज़ की, तो उसका 20% यानी 6 रुपीज़ मुझे देगा। और मैं क्या करूंगा, मैंने जो गवर्नमेंट को दिया था अपने पॉकेट से 3 रुपीज़, उसे डिडक्ट करने के बाद बचे हुए 3 रुपीज़ वापस गवर्नमेंट को दे दूंगा। आई रिपीट अगेन, मैंने उससे 6 रुपीज़ लिए, ठीक है, मैंने जो गवर्नमेंट को अपने 3 दिए थे वो यहाँ 6 से एडजस्ट करने के बाद बचे हुए 3 गवर्नमेंट को, तो फाइनली आप देखो फाइनल डेस्टिनेशन पर कंज्यूमर पर वो 30 रुपीज़ का प्रोडक्ट पड़ा और 30 का 20% जो रेट होगा वैट वो गवर्नमेंट को 6 रुपीज़ जा चुका है।
तो फाइनल डेस्टिनेशन पर हम देखते थे CST सेंट्रल सेल्स टैक्स। देखो वैट तो लगता था जब एक ही स्टेट के, जैसे एग्जांपल यूपी के अंदर ही गुड्स परचेज सेल हो रही है, और CST लगता था यूपी से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सेल हो रही हैं, तो तब CST जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन अब आपको बताएं, अब आपका ये नहीं है, अब आपका GST आ चुका है, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब GST इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, किसी प्रोडक्ट पर GST 5% है, 10% भी है, 15%, 18%, 20% तक है, और किसी गुड्स को एग्जाम तक किया गया है कि उन पर सर्विस टैक्स नहीं लगना, मींस GST नहीं लगना। पहले जब आप रेस्टोरेंट में जाते थे तो आपको बिल मिलता था, उस बिल में लास्ट में सर्विस टैक्स लिखा होता था, और अब क्या लिखा रहता है उस बिल के नीचे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST चार्ज किया जाता है। तो अब ये पुरानी थ्योरी हो गई, फिलहाल आपको लर्न करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि चेंजेस नहीं आए, लेकिन आपको इतना भी जरूरी है कि नई चीजें भी सीखनी जो अब चल रही है। अब फिलहाल ये कुछ भी नहीं है, अब GST चल रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 5 अदर फॉर्मेलिटीज, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, PAN परमानेंट अकाउंट नंबर। देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर कौन रख सकता है, पहला क्वेश्चन ये है। फिर परमानेंट अकाउंट नंबर किसके लिए रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है। लेकिन इन दो क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर है क्या। परमानेंट अकाउंट नंबर आपका 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है। अल्फा मींस अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल्स, जैसे ABZ53, ABZC कर दो 532578, ये हो गया 10 डिजिट अल्फा। तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर अल्फा न्यूमेरिक डिजिट नंबर होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको मिलता है, और ये एक लिंक क्रिएट करता है आपके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। अब कौन रख सकता है, एनी पर्सन हु इज विलिंग टू हैव परमानेंट अकाउंट नंबर कैन अप्लाई फॉर द पैन, मींस परमानेंट अकाउंट नंबर। कोई भी पर्सन परमानेंट अकाउंट नंबर रख सकता है, और जिसको रखना है वो परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब किसको कंपलसरी है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे कि आप यदि बैंक में भी जाते हैं तो 50,000 की ट्रांजैक्शंस यदि आप करना चाहते हैं, डिपॉजिट वगैरह करना चाहते हैं, तो परमानेंट अकाउंट नंबर जरूर मांगते हैं आपसे। आप इनकम टैक्स में पे कर रहे हैं या RTI आपको फिल करनी है या ITR इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर शो करना पड़ता है। और भी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जहाँ पर पैन कार्ड की पेमेंट होती है। नेक्स्ट बैंक अकाउंट, यहाँ पर जब आप बैंक अकाउंट की बात करेंगे तो जनरली आपका बैंक के साथ एक करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं कि कोई भी बिजनेसमैन कितनी भी बार कैश डिपॉजिट कर ले और कितनी भी बार विड्रॉवल कर ले। और भी फैसिलिटीज होती हैं, विड्रॉवल की फैसिलिटीज तो होती है, उससे अलग भी फैसिलिटीज होती हैं। ये जनरली बिजनेसमैन रखते हैं, और जनरली जो बिजनेस होता है कोई भी, हम ये सोचते हैं कि वो ट्रू एंड फेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है। ट्रू फेयर प्रैक्टिसेस होती हैं तो बैंक से ट्रांजैक्शंस की जाती है जनरली, और चेक्स वगैरह इशू किए जाते हैं, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको शॉप ओपन करने के लिए या उस प्लेस पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया में एस्टैब्लिश की जाती है, तो वहां से आपको एक उस फैक्ट्री के लिए लाइसेंस मिलता है, परमिशन मिलती है लोकल गवर्नमेंट की, और साथ के साथ NOC भी बनवाना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर कुछ लेबर लॉज के रूल्स हैं जो कहते हैं कि मिनिमम नंबर होते हैं कुछ एम्प्लॉइज के, 20 के आसपास है वो, और उतने उससे ज़्यादा यदि एम्प्लॉइज हैं
तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है ईपीएफ के लिए कि एम्प्लॉइज के लिए प्रोविडेंट फंड काटना ही काटना है, वरना जिसकी भी इच्छा है, यदि एक भी पर्सन काम कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन भी काम कर रहा है, तो उसके लिए भी पीएफ कट सकता है। प्रोविडेंट फंड ये होता क्या है? यदि किसी ऑनर के यहाँ एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपीज है, तो एम्प्लॉय की सैलरी का एक हिस्सा, माना 10,000 में से आप निकालो 1200 रुपीज, तो बचे कितने? 8800 एम्प्लॉय को दे दो। अभी 1200 रुपीज कहाँ जाएंगे? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जाएंगे। कौन देगा? एम्प्लॉयर ट्रांसफर कर देगा। एम्प्लॉय की तरफ से 1200 प्लस सेम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से करेगा 1200, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ 2400। ठीक है, तो ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कहीं कहीं कंपलसरी है, जहां पर नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉइज की बात चलती है, और बाकी ओपिनियन है, अपनी इच्छा है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कोड। स्टार मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि सारी सोल प्रोप्राइटरशिप में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट चले। यदि कोई बिजनेसमैन ऐसा है जिसका इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर रखना पड़ सकता है, जिसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी कह सकते हैं। आफ्टर दैट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अ नंबर ऑफ टैक्सेस मे बी देयर which are to be paid to the state government। तो रूल्स रेगुलेशंस यहाँ हैं स्टेट गवर्नमेंट के, you have to meet them। then income tax, यदि किसी सोल प्रोप्राइटरशिप की टैक्स इनकम टैक्सेबल है, तो उसे आईटीआर फिल करनी पड़ती है और उसे टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, तो वहां पर उसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। My students, I hope that you have liked the video. Give a thumbs up to like the video and subscribe to the channel, so that when I make the new video and upload it to your YouTube channel, you may watch it first and you may have the first mover advantages by watching it. Thanks. Have a nice day.